हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एक्सप्रेस। आई होप आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसे लाइक किया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन करें। हमने प्रीवियस वीडियो में जो था हम डेफिनेशंस कर रहे थे और हमने 2G तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम 2H से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 2H जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, इसे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बोलता है, कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, प्लस वो अगर एनफोर्स हो जाएगा बाय लॉ, वो तो क्या कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट। हमने पिछले वीडियो में वॉइड एग्रीमेंट बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, तो कोई भी एग्रीमेंट बोला है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं बोला है। अगर वो एग्रीमेंट बना है तो मतलब वो लीगल ही होगा। ठीक है, वॉइड नहीं होगा, उसमें कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं होंगे जो उसको वॉइड बना सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एग्रीमेंट जब वो बाय लॉ इन्फोर्स हो जाएगा, मतलब उसे कानून की मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसे हम एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता है, स्पेशली जो कॉलेजेस में सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपली हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका एसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले हम उसकी लीगैलिटी समझते हैं कि वो कितना लीगल है ना। तो अगर वो लीगल नहीं होगा, है ना, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट, मतलब हर एक मतलब जो लीगल होगा और इन्फोर्स हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा, और जो लीगल नहीं होगा, बाय लॉ इन्फोर्स नहीं होगा, तो वो सीधे सीधे वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ये तो हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ भी गए। तो यहाँ पर 2H में जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल से हम क्या समझते हैं कि ये पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे या उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू करे। ठीक है, सपोज ए एंड बी दो पर्सन है। ठीक है, ए ने बी को गन पॉइंट पे, मतलब दबाव डाल करके इसका जो घर था, यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, इसका जो हाउस था, घर था, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में सपोज 1 करोड़ की थी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 1 करोड़ की थी, इसको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। लेकिन ए जो है उसको गन पॉइंट में करके उसका घर 50 लाख में ले लेता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है। हालांकि ये गलत है, लेकिन अब ये बी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पर्सन बी पे डिपेंड करेगा कि क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहता है या कोर्ट में जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा देना चाहता है। क्योंकि यहाँ क्लियर है कि उसको 50 लाख रुपीस का नुकसान हो रहा है और उसकी फ्री विल नहीं है, फ्री कंसेंट उसकी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो टर्म होता है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बी अगर चाहेगा कि ठीक है चलो 50 लाख रुपीस में हम कंटिन्यू कर लेते हैं, हो गया, ठीक है, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और बी की अगर विल है तो वो कोर्ट में जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा देगा। ठीक है, तो ये
बी पे डिपेंड करता है। तो ये इसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो सॉरी आई है, ये सॉरी 2I में दिया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है 2J, ये डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट which becomes void, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में void डिक्लेयर हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। A एंड B, ठीक है, दो पर्सन है। A ने B को ऑफर दिया कि B का जो इवेंट हॉल है, ठीक है, इवेंट हॉल है, वो उसे पर्टिकुलर डेट के लिए, है ना, पर्टिकुलर डेट के लिए, सपोज 10 अगस्त के लिए, उसे 26 के लिए उसे बुक करना चाहता है। उसका कोई फैमिली फंक्शन है जो उस हॉल में वो सेलिब्रेट करना चाहता है। ठीक है, अब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें सपोज नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, और उसका जो इवेंट हॉल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब इसमें बी की तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो 10 अगस्त के पहले ही एक अर्थक्वेक में उसका जो इवेंट हॉल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब हॉल ही नहीं है तो फिर 10 अगस्त को वहां पे सेलिब्रेशन कैसे होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं, ये हम सेक्शन 29 में हम आगे भी समझेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, ठीक है, तो वो वॉइड डिक्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। जैसे सपोज कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे कि कोई लड़की है, उसकी नई नई शादी हुई है और उसको ये कहा जा रहा है कि अगर इसका पहली संतान जो है वो बेटा होगा तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक इवेंट है, फ्यूचर कांट भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो इससे रिलेटेड कई केसेस भी हैं जिसको हम आगे अब समझेंगे एक एक करके। तो अब हमारे जो अभी हमने जितने भी डेफिनेशंस क्लॉज पढ़े हैं, अब हम उनके कुछ केसेस इंपॉर्टेंट देखेंगे। सो फ्रेंड्स, केसेस पढ़ने के पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। हमने प्रपोजल पढ़ा था, ऑफर पढ़ा था। अब उस ऑफर के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जो ऑफर होता है उसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे पहला होता है एक्सप्रेस, दूसरा होता है इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है, तीसरा होता है जनरल ऑफर, फोर्थ होता है हमारा स्पेसिफिक ऑफर, फिफ्थ हमारा होता है काउंटर ऑफर। ठीक है, थोड़ा स्लाइटली हम इसे समझेंगे। एक्सप्रेस ऑफर, कोई भी ऑफर जो बोलकर और लिख कर सामने वाले को दिया जाता है। ठीक है, या तो आप टेलीफोनिक उससे बात करो, सामने है वो, आप उससे बोलकर उसे बता रहे हो, लिख कर आप उसे लेटर लिख के समझा रहे हो, ईमेल लिख के समझा रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? आपका जेस्चर। ठीक है, कुछ ऑफर ऐसे होते हैं जो आपका जेस्चर, आपकी हरकतें डिसाइड करती हैं।
जैसे सपोज कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े हो, उस बस स्टॉप में आपको पता है यहाँ पर भोपाल से इंदौर जाने वाली बसेस रुकती ही रुकती हैं, ये रूट वहीं का है, ठीक है। अब आप वहां पे बस स्टॉप पे खड़े हो, एक बस आती है, उसके ऊपर लिखा भी रहता है भोपाल टू इंदौर, ठीक है। वो आती है, बस स्टॉप में रुकती है, आप चढ़ जाते हो, ठीक है। तो ये आपका जेस्चर जो है वो ऑफर कर रहा है, ठीक है। बस आई, बस ने नहीं पूछा आपसे कि आपको जाना है नहीं जाना है, ये आपको पता है आपको जाना है, आप बस में चढ़ गए, ठीक है। बस को भी पता है कि इस स्टॉप में वही लोग खड़े रहेंगे जो भोपाल से इंदौर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड ऑफर होता है। तीसरा है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जो सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है। जैसे किसी शॉप में सेल का जैसे 50% सेल लगी है, 40% ऑफ है, 30% ऑफ है, तो ये आम पब्लिक के लिए एक समान होता है, सबके लिए वो ऑफर वैलिड होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। कोई भी ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनता है या दिया जाता है, वो हमारा स्पेसिफिक ऑफर होता है। जैसे सपोज मैं हूँ, मैंने कोई किसी ब्रांड का, जैसे सपोज मैंने सोनी का टीवी खरीदा, ठीक है। तो मेरा जो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आएगी, है ना, तो मैं उस पर ही केस करूंगी, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्टी रहूंगी, सोनी ब्रांड जो है वो सेकंड पार्टी होगी, ठीक है। वारंटी, अगर उसकी वारंटी पीरियड के अंदर अगर उस टीवी में कोई गड़बड़ होगी तो मैं उसको ठीक कराने के लिए वहीं जाऊंगी, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने वारंटी पीरियड में कंडीशंस दी होती हैं कि एक, अगर 1 ईयर के अंदर या 2 इयर्स के अंदर वारंटी पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको वहां दिखा सकते हो और आपकी फ्री टीवी की सर्विस हो जाएगी, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक ऑफर है। मैं सोनी ब्रांड का टीवी लेकर एलजी ब्रांड में नहीं जाऊंगी, सैमसंग में नहीं जाऊंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। और लास्ट हमारा है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर को थोड़ा समझिए। ए और बी दो पार्टीज हैं। ए ने कहा मैं आपको अपना फोन ना 10,000 में दे देता हूँ, फोन जो है 10,000 में दे देता हूँ, ठीक है। जनरली क्या होता है, प्रॉमिस कैसे क्रिएट होता है, अगर ए ने ऑफर दिया, बी ने बोल दिया हाँ, तो यहाँ प्रॉमिस क्रिएट हो गया। लेकिन अगर बी ने बोल दिया नहीं और उल्टा खुद उसको ऑफर दे दिया 10,000 में नहीं, मैं आपका फोन जो है सिर्फ 8,000 में खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही उसने यहाँ पे उसने बोला नहीं, मैं आपको 8,000 दे दूंगा आपके फोन के लिए, तो यहाँ इसका ए का जो ऑफर है वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही, जैसे ही इसने नो बोला, ठीक है। और खुद से एक अपने तरफ से ऑफर दिया, वो हो जाएगा काउंटर ऑफर, ठीक है। इसे काउंटर ऑफर कहते हैं। तो पहले ये प्रॉमिसर था और क्योंकि इसने ऑफर दिया था तो इसको प्रॉमिसी बनना था, पर ये बना नहीं, इसने मना कर दिया। अब इसने ऑफर देकर के ये प्रॉमिसर बन गया है। अब बी को रिप्लाई करना है कि 8,000 में ठीक है कि नहीं। और अगर बी बोल देता है ओके ठीक है 8,000 में आप मेरा फोन ले लो, तो ये यहाँ पे प्रॉमिस बन जाएगा, काउंटर ऑफर का प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल ऑफर के कुछ टाइप्स थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे जो ऑफर में जो इन ये जो ऑफर्स हैं इस पे अप्लाई होते भी हैं, और आगे जो हम सेक्शन पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि इन सेक्शंस में भी बहुत अच्छे से इसको अप्लाई किया गया है। सो देखते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट केस है एक्सप्रेस ऑफर का है गंथिंग वर्सेस लिन, ठीक है। गंथिंग वर्सेस लिन जो है ये हमारा 1831 का केस है, बहुत पुराना केस है। तो यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं ए एंड बी। ए जो है बी से एक घोड़ा खरीदता है, ठीक है। बी से एक
हॉर्स लेता है और खुद से ही अपने आप से ही रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन रखता है कि अगर ये जो घोड़ा है उसके लिए लकी रहा रेस में, रेस के लिए घोड़ा खरीदता है और उसके लिए लकी रहा, तो वो ए जो है बी को अपने आप से ही कुछ अमाउंट, कुछ राशि, कुछ डॉलर्स जो है एक्स्ट्रा पे करेगा और नेक्स्ट टाइम भी वो यही घोड़ा इससे पैसे देगा। अब आगे जाकर इनका विवाद होता है, ठीक है, ए और बी का विवाद होता है और ये कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट ये तय करती है कि भले ही दोनों, मतलब जो ए है, दोनों में ये चीज में सहमति थी कि अगर जीतता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्सप्रेसली उसने कहा था, लिख कर दिया था, लेकिन लकी होना घोड़े का, है ना, भाग्यशाली होना घोड़े का, ये फ्यूचरिस्टिक है, भविष्यवादी है। इस पे हम यकीन नहीं कर सकते हैं कि वो घोड़ा जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे टर्म्स में हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, इसको हम, इस कंडीशन को हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 29 में भी हम इसको आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये भले ही एक्सप्रेसली उसने कहा था, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो सकते हैं, भले ही आपने एक्सप्रेस किया हो, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो जाएं जो जिस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, तो वो वॉइड हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक ए ने बी को वो जो एक्स्ट्रा मनी थी उसे वो नहीं देनी पड़ी। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो इम्प्लाइड ऑफर का है, अपटन ऑन सर्वन आरडीसी वर्सेस पॉवेल। ये हमारा 1942 का केस है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, पॉवेल जो है उसके खेत में आग लग गई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद उसने पुलिस स्टेशन को कॉल किया और उसने फायर ब्रिगेड भेजने के लिए तुरंत कहा। पुलिस स्टेशन वालों में जो भी इंस्पेक्टर रहा होगा उसने तुरंत फायर ब्रिगेड में कॉल किया, तुरंत इस कंपनी की फायर ब्रिगेड आई, इसके खेत को, इसके फार्म की आग उसने बुझा दी। काम जब खत्म हो गया तो अपटन ये जो है, इन्होंने उनसे भुगतान राशि मांगी कि हमने क्योंकि आपका जो खेत है, आपका जो फार्म है, वो हमारी फ्री सर्विसेज जो हैं उस एरिया के बाहर का आता है, तो बाहर के आने की वजह से आपको जो है भुगतान राशि देनी होगी। पवेल ने क्या कहा कि हमारी ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी कि आप आके आग बुझाएंगे तो मैं आपको भुगतान करूंगा, ठीक है। तो यहाँ जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने ये माना कि पवेल जो था उसने भले ही एक्सप्रेस नहीं, मतलब इम्प्लाइड उसने ऑफर नहीं दिया है, लेकिन उसका जो जेस्चर था, है ना, कि तुरंत आप फायर ब्रिगेड भेजिए, नुकसान हो रहा है, आग बुझाने के लिए, वो एक ऑफर ही माना जाएगा, इम्प्लाइड ऑफर ही माना जाएगा। और वो ऑफर को इस फायर ब्रिगेड कंपनी ने एक्सेप्ट करके अपनी सर्विसेज दे दी, कंसिडरेशन पूरा करने के लिए उसने अपनी सर्विसेज दी और बदले में जो भुगतान राशि बनती है वो पवेल को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये फायर ब्रिगेड ऐसी सिचुएशन थी कि फायर ब्रिगेड वालों को आग बुझाना ज्यादा जरूरी था, ना कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताना कि फ्री एरिया है कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो ये इम्प्लाइड ऑफर में आएगी, है ना, कि पवेल जो था भले ही उसने मौखिक रूप से नहीं बोला, लेकिन उसका जो जेस्चर था, उसकी जो हरकतें थी, वो एक इम्प्लाइड ऑफर की तरह ही थी, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1913 का केस है जो जर्नल ऑफर को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में क्या हुआ था, गौरी दत्त जो थे उनका जो भतीजा था वो खो गया था, ठीक है। उसे ढूंढने के लिए गौरी दत्त ने अपने मुनीम लालमन शुक्ला को हरिद्वार भेजा, ठीक है। अब जब इनके मुनीम लालमन शुक्ला हरिद्वार गए इनके भतीजे को ढूंढने के लिए, तो गौरी दत्त ने एक
इश्तिहार पब्लिश किया, ठीक है, और उसमें कहा कि जो भी उनके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा वो उसे 501 रुपए की नगद राशि जो है वो देंगे, ठीक है। अब लालमन शुक्ला जो थे उनके भतीजे को ढूंढ करके लेकर आए और गौरी दत्त को सौंप दिया। जब उन्हें इश्तिहार के बारे में पता चला तो उन्होंने गौरी दत्त से वो 501 रुपए मांगे, ठीक है। तो गौरी दत्त ने कहा कि मैंने आपसे तो ये प्रॉमिस किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इश्तिहार दिया तो मतलब वो चीज तो मेरे लिए भी अप्लाई होती है। दोनों का विवाद बढ़ा और जो क्या है, कोर्ट में मामला पहुंचा। कोर्ट ने यही कहा कि इन्होंने जब ये ऑफर दिया कि जो भी ढूंढ कर लाएगा उसे हम 501 रुपए देंगे, तो ये ऑफर भले ही एक जर्नल ऑफर था, लेकिन इसका जो नॉलेज है वो लालमन शुक्ला को नहीं था, तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो कोई प्रॉमिस भी क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। इनको कब पता चला इस ऑफर के बारे में? जब उन्होंने ऑलरेडी उनका भतीजा उनको सौंप दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 501 रुपए की जो राशि है वो लालमन शुक्ला को नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उनको उस ऑफर का नॉलेज ही नहीं था, ठीक है। तो ये केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हमारा जो जनरल ऑफर का एक और जो इम्पोर्टेंट केस है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन। ये हमारा 1893 का केस है, ये एक लैंडमार्क केस भी है। इसमें क्या था, मिसेस कार्लिल जो कार्बोलिक स्मोक बॉल थी कंपनी थी, इन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी और उस मेडिसिन का एक इश्तिहार पब्लिश किया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस मेडिसिन को 2 हफ्ते तक दिन में 3 बार ले लेता है तो उसे इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी जुकाम कभी नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो फैला हुआ था, ठीक है। और अगर होता है तो उसके बदले में हम आपको जो है 100 पाउंड देंगे, ठीक है। और उसकी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, 1000 पाउंड जो है वो बैंक में जमा भी करा दी कि अगर कोई क्लेम करता है तो हम देंगे, ऐसा उन्होंने जेस्चर भी दिखा दिया लोगों को, ठीक है। अब जो मिसेस कार्लिल थी, ठीक है, इन्होंने वो मेडिसिन ली 2 हफ्ते तक, लेकिन पूरा कोर्स करने के बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। जब इन्फ्लुएंजा हो गया और वो जो है उन्होंने इस कंपनी से क्लेम किया कि आपकी मेडिसिन लेने के बाद भी, पूरी उसकी प्रोसेस करने के बाद भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो अब मेरी जो 100 पाउंड की जो राशि है वो मुझे दी जाए, क्योंकि आपने क्लेम किया था अखबार में। तो कंपनी ने बोला ऐसा नहीं है, वो तो एक जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट थी, हम थोड़ी ना हर किसी को ऐसे पैसे देंगे। तो जो मिसेस कार्लिल थी वो कोर्ट गई, है ना, विवाद बढ़ा, तो वहां जो कोर्ट था उसने ये कहा कि पेपर में पब्लिश कराना और ऐसा जेस्चर क्रिएट करना कि सचमुच आप उन्हें वो जो राशि है कंपनसेशन की वो देंगे, ये अपने आप में ही एक जर्नल ऑफर होता है। और इनका जो मिसेस कार्लिल थी उस कोर्स को पूरा करना, उन दवाइयों को लेना ही अपने आप में एक एक्सेप्टेंस है, ठीक है। कंपनी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है ना, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो पूरी नहीं की है, तो अब उन्हें जो भी राशि बनती है कंपनसेशन वाली वो मिसेस कार्लिल को देनी पड़ेगी। तो ये जो था एक जनरल ऑफर का इम्पोर्टेंट केस है। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो स्पेसिफिक ऑफर को रिप्रेजेंट करता है, जो है बोल्टन वर्सेस जोन्स। ये हमारा 1857 का केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि जो हमारा डिफेंडेंट रहता है जोन्स, वो ब्रोकलहर्ट्स नामक एक व्यापारी को एक अपने सामान की एक लिस्ट देता है और घर का एड्रेस देके ये कहता है कि सामान आप घर पे पहुंचा दीजिएगा और बिल जो है वो भी दे दीजिएगा, मैं भुगतान कर दूंगा, ठीक है। उसके जाने के बाद थोड़े समय बाद
जो ब्रोकलहर्ट्ज़ होता है वो अपना जो व्यापार है, उसका जो बिजनेस है, वो बोल्टन को बेच देता है। अब बोल्टन जो है जोन्स के जो लिस्ट होती है, वो जो सामान की लिस्ट होती है, उसको पूरा सामान पैक करके उसके घर पे उसके एड्रेस पे पहुंचा देता है और एक जो बिल होता है उसे वो दे देता है। तो जो जॉन्स है वो बिल देने से मना कर देता है। वो ये कहता है कि मेरा जो ऑफर था वो ब्रोकलहर्ट्ज़ के लिए स्पेसिफिकली था, क्योंकि मेरा उससे पुराना लेन देन बाकी था जो मुझे इस सामान के साथ बैलेंस करना था, मतलब क्लियर आउट करना था। तो मैं जो इन्होंने बिल बना के दिया है वो मैं दे नहीं दूंगा। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने ये माना कि जो जॉन्स था उसने ब्रोकलहर्ट्ज़ को स्पेसिफिकली, उसका ऑफर सिर्फ ब्रोकलहर्ट्ज़ के लिए ही था, बोल्टन के लिए नहीं था। तो यहाँ पर जो जॉन्स है वो इन्हें बिल देने के लिए बाध्यकारी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रोकलहर्ट्ज़ है, ये माना गया कि ब्रोकलहर्ट्ज़ जो है और जॉन्स का एक स्पेसिफिक ऑफर क्रिएट यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो काउंटर ऑफर को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है, जो है हाइड वर्सेस रिंच। ये हमारा 1840 का केस है। इसमें क्या हुआ था, हाइड ने रिंच को एक ऑफर दिया था कि वो जो है अपना खेत, हाइड का जो फार्म था, खेत था, वो 1000 पाउंड में रिंच को सेल करने के लिए रेडी था। उसने ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा खेत 1000 पाउंड में लोगे। ठीक है, तो रिंच ने यहाँ पे मना कर दिया, नहीं। ठीक है, और इसने एक काउंटर ऑफर दिया हाइड को कि मैं आपको 950 पाउंड में ही आपका जो फार्म है वो खरीद सकता हूँ। तो क्या आपको 950 पाउंड में मंजूर है? ठीक है, अब जैसे ही इसको समझिएगा, अब जैसे ही रिंच ने नो कहा, ठीक है, तो जो ओरिजिनल ऑफर था हाइड का, ठीक है, मूल जो ऑफर दिया गया था वो अपने आप ही कैंसिल हो गया। अब उसने काउंटर ऑफर दिया कि मैं 950 में खरीदूंगा। तो यहाँ पर हाइड ने कहा नहीं, मैं 950 पाउंड में अपना खेत नहीं बेचूंगा। ठीक है, अब जैसे इसने नहीं कहा तो इसका काउंटर ऑफर भी जो था खत्म हो गया। अब रिंच ने क्या कहा कि मैं, ठीक है, मैं 1000 पाउंड में ही आपका खेत खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाइड ने कहा नहीं, ये जो ऑफर था उसी समय के लिए था। ठीक है, अब दोनों खेत गए, सॉरी, अब दोनों कोर्ट गए। कोर्ट ने भी ये कहा कि जैसे ही रिंच ने हाइड के पहले बार जब उसने ऑफर किया था उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो ओरिजिनल ऑफर पहले ही खत्म हो चुका था। जब वो ऑफर ही खत्म हो गया था तो उसे बाद में एक्सेप्ट करना गलत होगा। जब ऑफर ही नहीं तो आप क्या ही एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये काउंटर ऑफर को एक्सप्लेन करता है ये केस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी जो सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशंस थी समझ में आया होंगे, जितने भी मैंने लैंडमार्क केसेस आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। इसी तरह हम सेक्शंस के साथ साथ डेफिनेशंस जो भी हम पढ़ेंगे, जितने भी क्लॉजेस हम पढ़ेंगे, उनके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट केसेस भी करते जाएंगे ताकि आपको वो आपकी मेमोरी में अच्छी तरीके से रहे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।